नमस्कार साथियों, शुद्धार्थियों। कुछ लगातार व्यस्तता और व्यस्ततम दिनचर्या आज 3 इतवार बाद इस इतवार को अपनी मर्जी का इतवार बनाऊंगी। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज वीरेंद्र सारंग जी के साथ हूँ। लंबे अरसे बाद अपने इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हूँ। वीरेंद्र सारंग जी हिंदी के जाने माने कवि हैं, कथाकार हैं। घुमक्कड़ी और स्वतंत्र लेखन के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार संलग्न हैं। इनकी प्रकाशित कृतियों की बात करूं तो कोट से कटे हुए, हवाओं लौट जाओ, अपने पास होना ये कविता संग्रह है। तीसरा बच्चा, हाता रहीम, आर्यगाथा, जननायक कृष्ण ये उपन्यास है। सम्मान की लंबी फहरिस्त है, फिर भी कुछ गिनानी होगी शुद्धार्थियों आपके लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, विजय देव नारायण शाही पुरस्कार, भोजपुरी शिरोमणि अलंकरण और प्रेमचंद स्मृति सम्मान, ये सब वीरेंद्र सारंग जी को मिल चुके हैं। शुद्धार्थियों, हिंदी के ऐसे कई रचनाकार हैं जो कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, समीक्षा आदि कई विधाओं में लगातार सक्रिय हैं। 1993 से उनका पहला कविता संग्रह कोट से कटे हुए ये प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में सारंग जी की करीब 38 कविताएं संकलित थीं। अपने पहले ही संग्रह की कविताओं के द्वारा वीरेंद्र सारंग जी को, उनके काव्य व्यक्तित्व को पूरे आलोचना जगत में, हिंदी जगत में, कविता जगत में बहुत सराहा गया। उनका एक नया रूप हमारे सामने आया। फिर उनका दूसरा कविता संग्रह आया, हवाओं लौट जाओ, ये 2004 में। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनके विचार में, उनके संवेदन में, उनकी सुधियों में, अनुभव में, उनकी क्या कह सकते हैं, वैचारिकता और कला के स्तर पर लगातार एक परिपक्व कवि का दर्शन होने लगा। हम उनसे साक्षात करने लगे। वीरेंद्र सारंग जी का यह संग्रह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित भी हुआ। शुद्धार्थियों, अच्छी बात यह भी रही कि वीरेंद्र सारंग रचना व दुनिया, विचार की दुनिया में तो लगातार सक्रिय हैं ही। इनकी अपनी एक सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया है। अपनी सक्रियता, अपनी गतिविधियों में और अपनी संलग्नता से दरअसल वे अपने रचना को, अपने रचना संसार को, अपने अनुभव संसार को घुला मिला देते हैं और उसको जितनी गहराई में लेकर जाते हैं उतना ही विस्तार भी देते हैं। उनके चर्चित उपन्यास बजरंगी और हाल ही की रचनाओं को देखने पर हमें पता चलता है कि जितनी इनकी रचनात्मकता में डेप्थ है, उतना ही इनका कैनवास, कविताओं का कैनवास, रचनाओं का कैनवास बहुत बड़ा है। अपनी रचनाओं के द्वारा वीरेंद्र सारंग जी ऐसे नए अनूठे संसार का निर्माण करते हैं जो हमें लगातार, हमें मतलब श्रोता जगत को, पाठक जगत को, सहृदय समाज को मानवीय और संवेदनशील बना रहा है। और एक कवि के लिए ये लाजमी है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो केवल अपने लिए न रचे, अपने समय और समाज में कुछ परिवर्तन, कुछ ज़रूरी फेरबदल भी लाए, और वीरेंद्र सारंग जी ये कर रहे हैं। इनकी कविताओं में निश्चित तौर पर हर रचनाकार की कविता में उसका अपना अनुभव संसार होता है। उसके कुछ स्मृतियों की, यादों के, सुधियों के कुछ संग्रहालय होते हैं जहाँ से वो अपने सुधियों को उठाता है, उभारता है। तो इनका भी एक अपना अनुभव संसार है। जीवन में जो हम छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा करके चलते हैं, छोटे छोटे लम्हों को, छोटे छोटे क्षणों को, दरअसल कविता इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में, घटनाओं में, स्थितियों परिस्थितियों में जन्म लेती है, पलती है और बढ़ती है। तो ऐसा लगता है कि जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं कई चीज़ों को, तो सारंग जी अपनी कविता में इन्हीं बेहद महीन, अनदेखी, अनसुनी की जाने वाली छोटे छोटे कम महत्व वाली चीज़ों को भी अपनी कविता का केंद्रीय विषय वस्तु बनाते हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ों का महत्व विराट हो जाता है और कई अर्थों की अनुगूंज देता है। छन्ना ऐसी ही कविता है इनकी। छन्ना एक नया अर्थ देती है। इसकी यात्रा पेट से शुरू होती है, दिमाग से गुजरती है और आगे बढ़ती जाती है। छोटी छोटी चीज़ें या उपेक्षितों से बनी हुई ये दुनिया वीरेंद्र सारंग जी की
दुनिया है और उस दुनिया से वो उसके भीतर जो छिपा हुआ सौंदर्य है, दरअसल वो अपनी कविता की विषय वस्तु और कविता का सौंदर्य भी उसी को बनाते हैं। वीरेंद्र सारंग जी की कविताओं में जो अर्थ है वो आज की कविता में, उनके समकालीनों में, उनके साथ रचने बसने वाले लोगों में उनकी एक अलग उनकी कविताओं के ज़रिए उनकी अलग शिनाख्त की जा सकती है, उनकी अपनी एक अलग पहचान बनाती है। ये कस्बाई और हमारे लोक जीवन की राग रंग, क्या कह सकते हैं, रास रस, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें, किंवदंतियाँ या संस्कृति का जो हमारा सांस्कृतिक आचार व्यवहार है उसके छोटे छोटे महीन तंतु और उसके तत्व दरअसल इनके कविता संसार में समाये हुए हैं। निश्चित तौर पर परंपरा के प्रति हर रचनाकार को मोह होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है, वो अपने अतीत को बहुत मुग्ध होकर जीता है। तो ये परंपरा को जीते तो हैं, परंपरावादी है नहीं, प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशील सोच है इनकी, रिश्ते हैं लेकिन वो निरपेक्ष नहीं है। जो शोषण और गैर बराबरी की दुनिया है, समाज है, इससे रचनाकार कटकर अलग होकर रह भी नहीं सकता। मैं बनूं पुष्कल, ये एक उन्मुक्त चाह दरअसल जैसे घुटकर इस दमघोटू माहौल से मुक्त होना चाहती है और सबको मुक्त करना जानती है। इसीलिए सारंग जी स्वतंत्रता के गीत रचते हैं और गाते हैं शोधार्थियों। कथा जय झट बक दूंगी, मैं तो चिड़िया हूँ, मैंने जो देखी कथा जैसी की वैसी। इसीलिए वीरेंद्र सारंग जी के बारे में कहना ज़्यादा सही लगता है शोधार्थियों कि ये उन्मुक्तता के गायक हैं, ये स्वतंत्रता के पैरोकार हैं। सबकी आज़ादी, सिर्फ अपनी नहीं, रचनाकार की नहीं, रचनाकार का आसपास, उसका इर्द गिर्द, उसके जैसों की आज़ादी। और लोकगीत, लोक कहावतें, किंवदंतियाँ, कथाएं, गाथाएं, लोक संस्कृति दरअसल वीरेंद्र सारंग जी की पहचान है और यही इनकी बड़ी ताकत है। शोधार्थियों में अपनी पसंद की कविताओं का पाठ करूंगी और इस बहाने हम लोग वीरेंद्र सारंग जी की रचनात्मक दुनिया से रूबरू होंगे और जो मुझसे बन पड़ेगा एक्सटेम्पोर में थोड़ी सी उनकी विवेचना करती चलूँगी। पहली कविता है, धीरे धीरे छिपता और उगता है जैसे सूर्य। सूर्य हमेशा साथ है, बस हम ही रात हो जाते हैं। किताबें धीरे धीरे सिखाती हैं और धीरे धीरे समझ में आता है आदमी का चेहरा। धीरे धीरे फैलती है गंदगी, फिर बीमार होते हैं धीरे धीरे। किसी दिन अचानक महामारी आ जाती है और सब बेखबर रहते हैं। ऐसे मरना अच्छी बात नहीं है। शब्दों का जादू धीरे धीरे सिर पर चढ़ता है और हम उसी के हो जाते हैं। धीरे धीरे पर्दा उठता है, तब देर हो चुकी होती है। देखता हूँ कि मालगाड़ी सामान धीरे धीरे ले जाती है, तब तक बहुत भूख लग चुकी होती है। उसे अपना राज्य छोड़ने से डर लगता है। जहाँ स्वर्ग है धरती पर, वहाँ भी जाना नहीं चाहता। उसका मन अपनी जन्मभूमि के अलावा कहीं नहीं लगता। वैसे बंदूकें कहीं नहीं हैं, लेकिन बंदूकों के सपने हैं। यह सब हुआ है धीरे धीरे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, बाप बूढ़ा हो गया धीरे धीरे। फैशन में नंगे हो गए धीरे धीरे। साहब धीरे धीरे होता रहेगा। धीरे से जीवन चला जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। साहब मैं धीरे से कुछ पूछना चाहता हूँ। साहब मैं धीरे से कुछ पूछना चाहता हूँ। अब क्या पूछूं आपसे? आप सब झूठ ही बोलते हैं और कई बार जवाब ही नहीं देते। साहब जा रहा हूँ अपने घर धीरे धीरे। ये कविता और इसमें जो धीरे धीरे का रिदम है शोधार्थियों, इसको पकड़िएगा। इसमें एक त्वरा है, इसमें एक गति है। धीरे धीरे होने से ये शिथिल नहीं होती, बल्कि ये अपनी राह पर, जिसको कहते हैं चरैवेती चरैवेती, सतत है, लगातार है। मंथर गति में ही सही, बहुत धीमे से ही
कि पता ही नहीं चलता, पटाक्षेप हो जाता है, पता ही नहीं चलता भाव और संवेदन बदल जाता है, पता ही नहीं चलता आपका इर्द गिर्द का संसार कैसे एकदम से तब्दील हो जाता है, और पता ही नहीं चलता लोग कैसे संवेदन हीन और संवेदन शून्य होते जाते हैं। तो ये जो क्रमशः लगातार सतत धीरे धीरे मंथर गति से चला रहा है, ये बड़े बदलाव कर रहा है, बड़ी तेजी से, बड़ी त्वरा से बदलाव कर रहा है। और वीरेंद्र सारंग जी अपनी कविता में उसी को नापते हैं, उसी को पकड़ते हैं और उस धुन को लगातार रिदम की तरह, लय की तरह, जिसे आप कहते हैं ना कविता का इनर सेल्फ, उसकी तरह थामे रहते हैं। और फिर इस धीरे धीरे में वो तंज है, वो चोट है, वो खेद है वीरेंद्र सारंग जी को, जो एक कवि या रचनाकार को होगा ही, कि कैसे ये दुनिया बड़ी तेज़ी से, हमें पता ही नहीं चल पाया, पलक झपकते ही मंथर गति में ही सही, पर तब्दील होती जा रही है। और फिर अब एक नई ही दुनिया हमारे सामने, हमारे समक्ष तैयार है। एक अगली कविता, कैसा रिश्ता कैसा मन। ये कैसा रिश्ता कैसा मन, उनके जैसा मेरा तन, उनकी अम्मा गांव की अम्मा, मेरी माँ धोबन, उनके द्वार आम पपीता, घर गऊ गोबर से लीपा, मेरे द्वार ताड़ खजूर, अगल बगल बेर बबूल, ताड़ी पिए नंगे नाचें, उल्टी कर दें फिर तो, रे डोमवा रे मेहतरवा साफ कर दे, यह आदेश संबोधन। उनके बच्चे हगते मेरे घर के पिछवाड़े, मेरे बच्चे दूर किनारे, मुखिया जी को लाज न आई, वहाँ बैठे जहाँ भौजी माई, खुराफात नाधे रहते, कहते गौ कसम हम गोसाई, तरह तरह के लोभ लीपे चाटे, तरह तरह उद्बोधन। आप देख रहे हैं कि एक वर्ग, एक विशेष समूह, समुदाय की व्यथा, एक अलगा दिए जाने की, एक अनसुने अनछुए रह जाने की, एक अस्पृश्य रह जाने की, एक ऊपर नीचे जो गड़बड़ है समाज में, जो उबड़ खाबड़ है समाज में, उसका दंश, उसकी पीड़ा और उसका तंज ये इस कविता में उद्घाटित है शोधार्थियों। ध्यान दीजिएगा और समकालीन कवियों को पढ़ते हुए इसकी शिनाख्त, इसको रेखांकित चिन्हित कीजिएगा। मुर्दा पशु का चमड़ा छीला, देखा उसमें मेरी कविता, देखा धरती पीली आकाश नीला, अक्षर फुदकते मांस मांस में, आंख आंख में सरिता, वाक्य बनाते हड्डी हड्डी, कुत्ते भौंके गिद्ध मंडराए, कौवे डटे जो डरे किनारे खड़े लिए यौवन, हम आड़े तिरछे घर को भागे, हम आड़े तिरछे घर को भागे, गोड़ में चफन कया टट्टी गोबर, काकू रस्ते में बचना तुमको नहीं आया, बेटी बोली उठा लाई भीगा एक पन्ना, मेरी रचना धूप दिखाई और सुखाई, खोज खोज पढ़ने लगी यह सुंदर उत्पल, मैं बनूं पुष्कल। ये रेखांकित करने की बात है। दादी ने डांटा, अरे भाग अंदर, उत्पल की बच्ची देख, दरवाजे अनजान मुछंदर, कई बरस के ताक में हैं, कब आई जोबन, ये कैसा रिश्ता कैसा मन। तो ये जो ऊंच नीच की विभेदक खाई है, ये जो है कि जाति है कि जाति ही नहीं, एक अस्पृश्य समुदाय समूह, एक वंचितों का, एक हाशिए पर सिमटे हुए लोगों का दुख दर्द यहाँ बयान है। और एक विशेष समुदाय जो लगातार अनसुना रह गया, जो नेपथ्य में ही रह गया, और वहीं से अपनी इस असमानता को, अपनी इस अनछुएपन, अनसुनेपन को भोग रहा है, और उसके भोगे हुए सच को वीरेंद्र सारंग जी उद्घाटित कर रहे हैं। बेहतरीन कविता है शोधार्थियों, इसका उल्लेख आप तमाम विमर्शों में, खासतौर पर जो विमर्श आप पढ़ रहे हैं उसमें इस कविता का उल्लेख किया जाना चाहिए। अगली कविता है गाती हुई चिड़िया। होने लगी बात कैसी कैसी खुलेआम, गा रही है ये चिड़िया इसकी ऐसी की तैसी, ससुरी कविता सुनाएगी सदी को, ससुरी कविता सुनाएगी सदी को मेरे रहते, क्या वही सुघर सलोनी निभाएगी, मन को मारे रहते इतनी ढीठ, राजा के किस्से कहेगी, इस बड़े हिस्से में रहेगी, अरे गुहा ठारी तुमने कैसे जाना मंत्री ने जहर दिया था,
रानी ने तो दूध पिया था। यह उगलेगी मेरे गाल पर काला मस्सा है, अरे पकड़ो इसको, मारो मारो कैची दे कैची। मुझको क्या डर, मैं तो चिड़िया हूँ। बहुत करोगे, पकड़ोगे, नोचोगे, पर हुई फुर्र तो घर के अंदर भी भागूंगी। धूप लगेगी तो बैठूंगी छांव, सुस्ताऊंगी। अभी अभी बैठी थी सोफे दरी बिस्तर पर, दर्पण देख खूब चोंच मारी। लड़ी थी और उस दिन ठंड लगी तो सच में ऐठी थी। मैं घर बाहर की सब ले आई, कविता भाषा भात पतीली ठूठ पेड़ की गाथा। झट बक दूंगी, झट बक दूंगी। मैं तो चिड़िया, मैंने जो देखी कथा, जैसी की वैसी। मुझे नहीं बांधा जा सकता, मुझे जकड़ा नहीं जा सकता, मुझ पर कोई पहरा नहीं हो सकता। मेरी जान सांसत में होकर भी तमाम आपदाओं विपदाओं से घिरी हुई एक नन्ही चिड़िया अपनी उन्मुक्तता का गान, अपनी आज़ादी का गान गाती है। और गाती ही नहीं है, एक संदेश दे रही है सभी वंचितों, हाशियों पर रहने वाले साथियों को। क्या कि मैं तो चिड़िया, जो देखा है जैसा देखा है बयां करूंगी। मैंने जो कुछ भेदभाव देखा है, जो असंगतियां विसंगतियां देखी हैं, और उसकी साक्षी बनूंगी, उसका साक्ष्य रहूंगी मैं। तो चिड़िया उस दरअसल स्वतंत्रता की प्रतीक है, उस आज़ादी की प्रतीक है, उन्मुक्तता की प्रतीक है, जो जीवन देता है, जो अभिव्यक्ति को तमाम पहरों से बाहर कर देता है, आज़ाद कर देता है। और वीरेंद्र सारंग जी, मैंने कहा ही उनके परिचय में कि आज़ादी के कवि हैं, स्वतंत्रता की गायक हैं, उन्मुक्तता के गायक हैं। अगली कविता छन्ना, जिसका मैंने परिचय में भी थोड़ा सा उल्लेख किया था। छन्ने, तुम बहुत सुंदर हो, शुद्ध साफ तुम्हारी औकात है, छान वान कर परस देते हो व्यर्थ, तो तुम ही फेंकते हो अरे भाई। जब कभी बेल का शरबत लार बीज समेत मिलता है, जब कोई रेशा दांत में फंसा लेता है दिमाग, जब चाय की पत्ती जीभ भर फैल बिगाड़ती है अंतिम स्वाद, तब तुम्हारा ख्याल आता है रे छन्ना। छन्ने, तुम कितने सरल हो, नहीं उलझे किसी वाद विवाद में, कभी उबले नहीं युद्ध आतंक में, न राम न रहीम से वास्ता। तुम नहीं जानते प्रश्न और संबंध, तुम छानते छन्ने बस छानते रहते हो। आप एक बिल्कुल निकृष्ट सी चीज़, एक बिल्कुल क्या कह सकते हैं, जिसको इससे ज़्यादा छोटी और तुच्छ चीज़ क्या होगी कि जो कविता का विषय बना रहे हैं वीरेंद्र सारंग जी। शोधार्थियों, यही अद्भुत है, यही सोचने के काबिल की बात है कि जिस ओर किसी की नज़र नहीं जाती उसको संवेद्य वस्तु बना लेते हैं, उसको अपना विषय वस्तु बना लेते हैं। ये खूबी वीरेंद्र सारंग जी की। तब बेकार खाद खुज्जा सूख सड़ उर्वर मिट्टी बन जाता, और उसमें पड़ा मेरा एक सिक्का धो धा कर काम चलाने लायक। मैं हींग ले आता हूँ, मुस्कुरा उठता मेरा फूला पेट। छन्ने, तू मुझे इस्तेमाल, छन्ने मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा, पेट के बाद दिमाग पर, तब कहीं और। ये जो अंतिम 3 पंक्तियां हैं शोधार्थियों कविता में, दरअसल यही मारक हैं कि पेट की सुन रहा हूं, पर पेट से जो रास्ता दिमाग तक जा रहा है, भरपेट की लड़ाई और है, भूखे पेट की और। जो वंचित हैं, जो आधी अधूरी जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी न्यूनतम बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उनकी लड़ाई ही कुछ और है, उनका संघर्ष ही कुछ और है। वीरेंद्र सारंग जी उस ओर भी इशारा करते हैं, कहते हैं कि पेट के बाद दिमाग तक पहुंचूंगा और वहां से छान दूंगा, किसे रखना है, किस तक होना है, और किसे छोड़ देना है, किसे अलगा देना है, किसे दूर फेंक देना है। वीरेंद्र सारंग जी की कविताओं की यही खासियत शोधार्थियों, उनकी कविता को कालजयी बनाती है, विराट बनाती है। बहुत शुक्रिया।